बच्चों, एरोमेटिसिटी हम लोगों ने जान लिया था अभी तक। अब हम जानेंगे, हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तीनों के बारे में बात करी थी। एक बात और जान लीजिए, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक की होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक की होती है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की होती है। एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो ज़रा हेडिंग डाल लीजिए आप, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी को शॉर्ट में हम RE बोलते रहे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेजोनेंस, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेजोनेंस बाय कंपाउंड is known as resonance energy. Loss of energy during resonance by compound is known as resonance energy, ठीक है। अब देखिए RE रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। RE है ऑब्जर्व्ड एनर्जी माइनस कैलकुलेटेड एनर्जी। ऑब्जर्व एनर्जी माइनस कैलकुलेटेड एनर्जी। अब ये जो ऑब्जर्व है, ये हो सकता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, ये हो सकता है, मतलब एनर्जी जो है वो हो सकता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो। तो ऑब्जर्व एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हो सकता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो, तो ऑब्जर्व एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन माइनस कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या डेटा दिया गया है, उस डेटा से ही आप निकालेंगे। आइए एक डेटा लेकर देखते हैं, एक डेटा लेकर देखते हैं। एक डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, और उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ RE ऑफ बेंजीन, कैलकुलेशन ऑफ RE ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो हमने क्या करा कि एक साइक्लोएल्कीन लिया, साइक्लोएल्कीन ले लिया, चल नहीं रहा। साइक्लोएल्कीन ले लिया हमने, ठीक है। अब साइक्लोएल्कीन को आपने दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देते हैं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब कुछ हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर एल्कीन बना दिया, प्लस 28.5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में आपने चेंज कर दिया। जब दो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 × 28.5 किलो कैलोरी।
2 इंटू 28.5 किलो कैलोरी, ठीक है। अब जब हम 3 डबल बॉन्ड लेंगे, H2, और इसको आप एल्केन बना देंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो एक डबल बॉन्ड का 28.5, 2 डबल बॉन्ड का 28.5 इंटू 2, 3 डबल बॉन्ड का 28.5 इंटू 3, मतलब कैलकुलेटेड डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होना चाहिए, 3 इंटू 28.5, बट ऑब्जर्व्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन यहाँ पे है 49.5। अच्छा, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, क्योंकि जब आप डेल्टा एच लिखते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है अगर, तो आप उसको नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल जो सही में इसमें रिलीज हुआ होगा, और कैलकुलेटेड का मतलब वो है कि हमने जो अभी तक कैलकुलेट करके इसका निकाला, तो इसका अंदाजे से बोला कि भाई इसमें 1 डबल बॉन्ड था तो इतना था, इसमें 2 डबल बॉन्ड था इतना था, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैलकुलेटेड है, वो कॉपी पेन से हमने कैलकुलेट किया। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो एक्सपेरिमेंटली आया। तो जो RE होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड, मतलब 49.5 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, $85.5, ठीक है। तो 85.5 में से 49.5 माइनस कर दिया तो ये आ गया कितना, 36 किलो कैलोरी। तो ये क्या है, ये 36 किलो कैलोरी क्या है, ये है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। यह है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी मैंने निकाली कैसे, ये आपने देखा। हमको क्या करना है, हमेशा ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड करना है। किसी भी तरह की एनर्जी दे हमको, चाहे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दे, चाहे हाइड्रेशन दे दे, या किसी और तरह की एनर्जी दे दे, डेटा हमको किसी भी चीज़ का दे दे, तो हमको हमेशा ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड करना है। और ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड से जो वैल्यू आएगी वो रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि 36 किलो कैलोरी क्या है, रेजोनेंस की एनर्जी, ठीक है। तो RE क्या है, RE है एक बार लिख लीजिएगा, RE इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ RH रियल हाइब्रिड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, एनर्जी ऑफ RH एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब बात करते हैं आगे, कुछ आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है बेंजीन, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कंपाउंड और यहाँ पे RE, ठीक है। आप जानते हैं कि बेंजीन का जो RE है वो 36 किलो
कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने मान लीजिए 2 बेंजीन रिंग ले लिया जिसको हम नैप्थलीन कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि 36 + 36, ये 63 है किलो कैलोरी। अब जैसे मान लीजिए 3 बेंजीन रिंग ले लिया जिसको हम फिर अब ये एंथ्रासिन बोलेंगे इसको, ठीक है। नैप्थलीन, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन का 81 किलो कैलोरी। अब ऐसे तो 36 × 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो आखिर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, समझिएगा ज़रा सा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई अटैक, ये लिख लिया आपने, लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ कहीं थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं। 36 है, ये कितना था, 63 था, और ये कितना था, 81 था। क्लियर कर लेते हैं, 81 था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करवाना है। मान लीजिए आपको अटैकिंग रीजन का अटैक करवाना, ठीक। तो आप चाहेंगे कि कोई भी दो, भाई कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक अटैक बेंजीन रिंग पे अटैक होगा। तो अगर हम इस पर अटैक करा दें, अगर हम इस पर अटैक करा दें और ये बेंजीन रिंग अब बेंजीन ना रह जाए, तो क्या बचेगा, ये ऐसे बचेगा। और ये नॉर्मल सिंगल बॉन्डेड रिंग हो जाएगी। तो जब हम इस पर अटैक किनारे वाले पे करा देंगे तो इसका जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो कितना बचेगा, 63, 2 रिंग वाला, ठीक है। किनारे वाले पे करवा दे, चाहे इस पे चाहे इस पे। अगर हम किसी रिएजेंट का अटैक इस पे करवा दें, तो हमारे पास 2 बेंजीन रिंग बचेंगे। 60 मतलब 36 + 36 72। आर जो होगा हमारा वो अब 72 होगा, क्योंकि एक रिंग का, एक इंडिविजुअल रिंग का कितना है, 36 है। और ये इस इंडिविजुअल रिंग का इस वाले रिंग से कोई कांटेक्ट तो है नहीं, मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेंस में तो है नहीं। तो ये दोनों अलग अलग रिंग हो गए। जब दोनों अलग अलग रिंग हो गए तो दोनों का अलग अलग आरी आ गया, अब मतलब रेजोनेंस एनर्जी आ गया। तो रेजोनेंस एनर्जी इसका और इसका जोड़ लिया तो क्या आ गया, 72। इसका कितना है, 63। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 3 बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड मिले, 3 बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड मिले, तो जो अटैक होगा रिएजेंट का, इलेक्ट्रोफाइल का या किसी भी रिएजेंट का, वो बीच वाले रिंग पे कराना चाहिए। वो बीच वाले रिंग पे इसलिए कराना चाहिए ताकि बीच वाला रिंग इन्वॉल्व हो जाए। बीच वाले रिंग की एरोमेटिसिटी अगर ख़त्म भी हो जाती है, अगल बगल वाले की रह जाती है, तो भी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है, आर जितना ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब अगर आप किनारे वाले पे करा देते हैं, जैसे किनारे वाले पे करा दिया तो ये 2 बचा। तो जब 2 रिंग वाला ये है, देखो जब 2 रिंग रहेंगे रेजोनेंस में, कंटिन्यूटी में, तो इनका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितना है, 63 है।
और नीचे वाले का कितना है 72 है, मतलब 9 किलो कैलोरी एनर्जी का पूरा फ़ायदा। तो यही कारण है कि इस पर अटैक, कभी भी 3 रिंग मिले आपको और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने को बोले कि भाई किस पे कराना है, तो आप बोलिए बीच वाले पे कराएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात कि नहीं? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, अब जो हमें पढ़ना है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको। मतलब इतना अगर पढ़ते हैं तो कोटा कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीओसी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जीओसी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहली हेडिंग डालते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। तो एसिड क्या है, एसिड क्या है, जैसे आप अगर जानते हैं कि एसिड क्या है, तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है। तो एसिड क्या है, तो एसिड का मतलब है H+ डोनर है, H+ डोनर है, या क्या है प्रोटॉन डोनर है, पर प्रोटॉन मतलब H+ ही है, ठीक है, बोलने का एक तरीका है। या क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तीनों में से कोई भी बात बोली जा सकती है। प्रोटॉन डोनर, H+ डोनर अर्हेनियस के अकॉर्डिंग है, प्रोटॉन डोनर ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस के अकॉर्डिंग है। कि कोई भी एसिड तब ज़्यादा अच्छा माना जाता है जब वो आसानी से H+ देता है। आसानी से क्या होगा, H+ देगा। तो आसानी से H+ देने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वो एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है। अगर आपने स्ट्रेंथ, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है के, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, पी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पी के बी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा के बी के। ये पी के बी और के बी कहाँ आ गया एसिड में? एसिड में कभी कभी क्या करता है, बड़ा मजाक कर देते हैं आपके साथ। कभी कभी क्या करते हैं, वो मजाक कर देते हैं। मतलब कोई एक एम्फोटेरिक जैसी चीज़ आ गई आपके पास जो एसिड भी है और बेस भी है, तो उसका के भी होगा और के भी होगा। तो के जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के भी होगा। मतलब कोई भी एसिड जितना अच्छा होगा बेस उतना ही बेकार होगा, या बेस जितना अच्छा होगा एसिड उतना ही बेकार होगा, ठीक है। तो अब ये बात तो क्लियर है कि पी के और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पी के ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, पी के कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। इतना तो क्लियर है कि भाई पी के बारे में आइडिया
आपको लगेगा, मतलब पीके कैलकुलेट करने का आइडिया आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में लगे। यहाँ तो मैं आपको डेटा सीधे बताऊंगा, वो डेटा आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जो डेटा है जो मैं लिख रहा हूँ, इसको छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे अक्षरों में, उस 4 पेज में से आधे पेज में या एक पेज में, मान लीजिए एक तरफ लिख लीजिएगा मैं जो लिखने जा रहा हूँ। अब हम यहाँ लिखेंगे एसिड और यहाँ लिखेंगे उसका पीके वैल्यू। एसिड लिखेंगे और पीके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे HSbF6, इसका पीके वैल्यू होता है -12। इसको सुपर एसिड बोला जाता है, ब्रैकेट में आप सुपर एसिड लिख सकते हैं इसमें, मतलब इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। वैसे तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहने के लिए HI है, तो नॉर्मली हमको मिल जाता है, वो कितना है -10। HBr है, HCl है, तो HBr का -8, HCl का -7, ठीक है। अब PHSO3H, PH का मतलब बेंजीन रिंग, ये PHSO3H का मतलब ऐसे है, ये PH हो गया और ये हो गया SO3H। तो मीनिंग समझिएगा, जब PH लिखा जाएगा तो नीचे मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो PHSO3H इसका होता है -6.5, ठीक है। H3O प्लस -1.74 या -1.8 भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। नहीं, अभी तो हमारे पास ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। अब पिक्रिक एसिड की जो वैल्यू है वो 0.4 है, वो क्या है 0.4 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ ऐसे बढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ कर देते हैं एसिड, यहाँ कर देते हैं पीके वैल्यू, ठीक है। जो इस कंपाउंड को आप पहचानते होंगे, इसको हमने एरोमेटिसिटी में डिस्कस किया था। इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। क्या है? स्क्वेरिक एसिड। इसका पीके, इसके 2 पीके होते हैं। पीके 1 जो होता है 1.5 होता है और पीके 2 जो होता है वो 3.8 होता है, ठीक है। डेटा मेरे पास तो 3.4 लिखा हुआ है, 3.4 ही लिख देते हैं, ठीक है। पीके 1 मतलब मेन हमको पीके 1 देखना होता है इसका, ठीक है। फिर जो HCOOH है, इसकी वैल्यू होती है 3.7, इसकी वैल्यू होती है 3.7, ठीक है। PHCOOH, PH मतलब बेंजीन रिंग, ये होता है 4.2। CH3COOH ये होता है 4.7, 4.7 मतलब CH3COOH और HCOOH को कंपेयर किया जाए
तो HCOOH 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेरेटिवली CH3COOH को। वैसे तो दोनों ही वीक है, वैसे तो दोनों ही क्या है, वीक है। H2CO3 ये होता है 6.4। फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो फिनॉल बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 10। HCN की भी 10 ही होती है, HCN की भी 10। मतलब इन दोनों में कंपेयर मत करिएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा में मुझे दोनों 10 ही मिला है, ठीक है। तो वो है 10। पीएच NH3+, अब इसको एनिलीनियम आयन बोला जाता है, एनिलीनियम आयन। इसका होता है 10.7, इसकी वैल्यू होती है 10.7। CH3OH इसकी वैल्यू होती है 15.2। H2O इसकी वैल्यू होती है 15.74, इसकी वैल्यू होती है 15.74। तो H2O, ठीक है। एक बहुत ख़ास बात है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको आपने लिख लिया होगा, मिटा दें इसको, क्योंकि ये इसकी वजह से हम लाइन नहीं खींच पाएंगे, तो हम लाइन खींचना चाहते हैं इधर। CH3CH2OH इसकी वैल्यू होती है 16। CH3CH3OH इसकी वैल्यू होती है 17। CH3OH इसकी वैल्यू होती है 18, ठीक है। कुछ और चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी वैल्यू होती है 25। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी वैल्यू होती है 33। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इसकी वैल्यू होती है 50। ये तो लाइन से हम लिखते गए, ये तो हम लाइन से लिखते गए कि भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी थी, इसलिए पीके वैल्यू कम थी। जैसे जैसे हम नीचे जाते गए पीके वैल्यू बढ़ती गई, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती गई। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जैसे ये तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ और भी कंपाउंड हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो उनको भी हम लोग बना देते हैं, उनको भी बना देते हैं। थोड़ा उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। कुछ कंपाउंड हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे पिक्रिक एसिड के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब जैसे फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, फिनॉल के मेटा पोजीशन पे लगा है, और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे लगा है, NO2 लगा है, ठीक है। या फिनॉल के दोनों ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे लगा हुआ, तो इनके नाम सिंपल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बोल दिया जाएगा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल भी बोला जा सकता है। तो अब इसकी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू है 7.23, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 7.14,
इसकी वैल्यू है 7.23, इसकी वैल्यू है 7.14 और इसकी वैल्यू जो होती है वो 7.4 के आसपास होती है, मतलब मेटा वाले की सबसे कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है 4.01, मतलब 2 NO2 लगा तो 4.01। अब आप जानते हैं कि 3 लग जाएगा तो कुछ किताबों में 0.4 दिया है, कुछ किताबों में 0.7 दिया है, मैंने 0.4 लिख दिया है, ठीक है। वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेन के बारे में खाली जानना है, बहुत डिटेल में नहीं घुसना है आपको। जैसे एक कंपाउंड हो रहे हैं उसके बारे में भी लिख लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 8.8, इसकी वैल्यू होती है 8.8, ठीक है। अच्छा, NH3 का भी दिया हुआ है कितना, 36। तो चलिए ये वैल्यू है, इतनी वैल्यू आपको क्या करना है कि याद करनी है, सबकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। इन सब की वैल्यू याद रखेंगे तभी जाकर आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे मैं इसको मिटाता हूँ और मैं एक ऑर्डर आपको बताता हूँ, एक ऑर्डर आपको बताता हूँ। जैसे जनरल जो हमारे पास, भाई हमारे पास ऑर्गेनिक में HIHBr तो आने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक में जो हमारे पास आएगा वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, सल्फोनिक एसिड आएगा, एल्कोहल आएगा, यही सब एसिडिक स्ट्रेन के लिए आएंगे हमारे पास, है यही सब नए एसिडिक स्ट्रेन के लिए आएंगे। अच्छा, एक कंपाउंड और है जिसके बारे में लिख लेना चाहिए था आपको, एक कंपाउंड और है जिसके बारे में आपको लिख लेना चाहिए था, वो ये है, इसका 16 होता है, ये लिख लीजिएगा। मतलब इथेनॉल और इसका क्या होता है, लगभग बराबर, तो इसका 16 होता है, ये भी लिख लीजिएगा। अब चलिए मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। जैसे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात आए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आए जब, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लाएंगे आप PHSO3H, फिर RSO3H, ठीक, मतलब PHSO3H, RSO3H, फिर PHCOOH, RCOOH, ठीक है, PHCOOH, RCOOH। इसके बाद H2CO3 को डाल दीजिए, फिर PHOH, फिर वाटर, फिर ROH। ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है, एक मतलब सिंपल ऑर्डर आप ये याद कर सकते हैं। थोड़ा इससे बड़ा ऑर्डर एक लिखवाएं आपको, PHSO3H, इसका -6.5 होता है, RSO3H, ठीक है। अब RSO3H के बाद HCOOH, PHCOOH, RCOOH, ठीक है। R एल्काइल ग्रुप होगा, ऐसा नहीं कि कोई -I इफेक्ट लगा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, PHOH, भाई ये ऑर्डर अलग है, ये अलग है, ठीक है। PHOH फिनॉल है, फिर CH3OH। CH3OH अपने आप में एक एक्सेप्शन है। देखिए, एरोमेटिक अल्कोहल को ना लिया जाए, अगर एलिफेटिक अल्कोहल को लिया जाए तो एलिफेटिक अल्कोहल में सभी एलिफेटिक अल्कोहल वाटर से वीक होते हैं, वाटर से वीकर एसिड होते हैं, लेकिन केवल मीथेनॉल ऐसा है जो वाटर से स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वैल्यू 15.2 है और वाटर की 15.74 है। तो जाहिर सी बात है कि वाटर का पीके वैल्यू ज़्यादा है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो इसके बाद आता है वाटर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए H2CO3, PHOH, CH3OH, अब आना चाहिए वाटर, अब आना चाहिए ROH, अब क्या आना चाहिए, ROH।
तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, आप इसको फॉलो करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन वो सब पीछे चला जाता है, मतलब उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है तो वो पीछे चला जाता है। अब आप यही समझ लीजिए कि अमोनिया की एसिडिक स्ट्रेंथ 36 है, मतलब अमोनिया का पीके वैल्यू 36 है और एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH का 33 है। तो इसका मतलब है कि एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। अमोनिया से क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ की थोड़ी बात करते हैं। तो अभी तक तो एक जानकारी दी आपको कि थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिए इसको। ये अभी तक जो दिया गया है ये तो आपको याद करने के लिए दिया गया है, एक जगह पे लिखने को दिया गया है, ताकि आप मतलब अभी तक मैंने इसमें कुछ समझाया नहीं है आपको। अभी तक जो चला है वो क्या है, याद करने वाला कॉन्सेप्ट है कि भैया याद कर लीजिए इसको, याद कर लेंगे तो कुछ हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट से चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग में जी आता है कि नहीं आता, पता नहीं, इसमें लिखा ही नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप एक एसिड ले लीजिए। ये वीक है कि स्ट्रांग है हमको नहीं पता, हमने एसिड ले लिया बस, Ha, जो कि टूटने के बाद H+ और A- देगा। टूटने के बाद H+ और A- देगा। ये क्या है, एसिड है। और ये क्या है उसका, ये एनायन है, या इसको बोलते हैं ये कंजुगेट बेस भी है। एसिड है और ये क्या है, कंजुगेट बेस है। तो आप एक पॉइंट लिखेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म स्टेबल एनायन। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म स्टेबल एनायन। स्टेबल एनायन ब्रैकेट में लिखिएगा वीकर कंजुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो स्टेबल एनायन बनाता है। जितना स्टेबल एनायन होगा उतना ही ज़्यादा ये एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। एनायन का जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर पे। डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम। अब H+ देने के बाद किसी के पास तो नेगेटिव चार्ज आया, तो जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिएगा दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल for different atom of same period. This concept is applicable for different atom of same period. Same period periodic table वाला period, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, क्षैतिज रेखा वाला। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट एटम ऑफ सेम पीरियड। अगला पॉइंट लिखिएगा, इफ ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपिटल ईएन लिखिएगा। इफ ईएन ऑफ
negatively charged atom is high, then stability of anion will be high. Stability of anion will be high. तो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उस नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम की, एसिड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो अब जैसे आपके पास है, एग्जाम्पल ले लिया कि आपके पास है HF, H2O, अमोनिया, CH4, ये 4 एटम है। तो सबसे पहले क्या करिए कि सबका H+ निकाल, जो भी आप कभी भी आपको कंपेयर करना हो ना, तो सब में से H+ निकाल दिया करिए। जितने भी एसिड्स में कंपेयर करना हो सब में H+ निकाल दिया करिए। जैसे यहाँ से H+ निकाला तो क्या आया F-, यहाँ से निकाला तो क्या आया HO-, यहाँ से निकाला तो क्या आया H2N-, और यहाँ से निकाला तो क्या आया H3C-। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज किस पे है। यहाँ पे F पे है, यहाँ पे O पे है, यहाँ पे N पे है, यहाँ पे C पे है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा F की, फिर O की, फिर N की, तब C की है। यही ना ऑर्डर भाई, इन्हीं चारों में बताना है, पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं लिख देना, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का होगा, H2O का होगा, NH3 का होगा, तब CH4 का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सेम पीरियड के एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, आपको एक और एग्जांपल लेकर बता दें। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर है अमोनिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर क्या है अमोनिया। तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसको तो यह आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C-। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो दोनों निकाल दो, इसमें 3 है तो तीनों निकाल दो, सब में से एक H निकाला जाता है। तो इसमें से भी आपने क्या करा, एक H निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज़्यादा होती है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से। भाई नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से, ये लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का खेल भी चल रहा है, तो ये चेक कर लेना चाहिए। तो अब उस केस में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बोला जाए कि किसका ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बोला जाए कि किसका ज़्यादा है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH का अमोनिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का अमोनिया से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज कैरिंग एटम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम का साइज देखना है आपको। तो आप ये कॉन्सेप्ट कब देखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम का, इसको ये कब अप्लाई करना है, लिखिएगा दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट एटम ऑफ सेम ग्रुप, सेम ग्रुप का होना चाहिए। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन है। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एसिडिक स्ट्रेंथ तभी ज़्यादा होगा जब स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा साइज होगा नेगेटिवली चार्ज एटम का, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो अब जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन करके देखें, सेम ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, जैसे हमारे पास HI, HBr, HCl एंड HF। इसका H+ निकाला तो क्या बना, I-, सबका H+ निकाल दिया करिए, इसका Br-, इसका Cl- और इसका F-, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता, नेगेटिव चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, उस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और वो एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका साइज सबसे बड़ा है, अब जैसे एक नेगेटिव चार्ज का बर्डन आ गया, इसका साइज बड़ा होने के कारण ये आसानी से अपने पास इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका साइज जैसे छोटा है, तो इसके ऊपर जब एक नेगेटिव चार्ज का बर्डन आएगा एक, तो ये जो है संभाल नहीं पाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ये लीस्ट स्टेबल मान लो इनमें हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि साइज पे डिपेंड कर रहा है। साइज जो है वो सबसे ज़्यादा I- का है, फिर Br- का है, फिर Cl- का है, फिर F- का। तो यही चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ पे लागू हो रही है, HI का, HBr का, HCl का, HF का। और अगर आप देखें तो इनको मैंने आपको पीके वैल्यू से भी बताया है। वैसे एक और एग्जांपल लेकर बताया आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है H2O है, H2S है, H2SE है, मान लो ये 3 है। और सब में से आपने एक H+ निकाल दिया, तो यहाँ क्या है HO-, यहाँ क्या है HS-, और यहाँ क्या है HSE-। तो अब साइज सबसे ज़्यादा किसका है, साइज जो है सबसे ज़्यादा है किसका, He का, उसके बाद S का, उसके बाद O का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा H2SE का, H2S का, H2O का। ये ऑर्डर है, समझ पा रहे हैं। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में दो है, हमने एक जनरल बात बताई जो कि इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड हर जगह पर अप्लाई होगा। और इस तरीके से आप अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी जो क्वेश्चन तुम्हारे था कि विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड या वीकर एसिड, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे किसी में दूसरे तरह के इफेक्ट लग रहे हैं, उस तरह के कंपाउंड को सॉल्व करने के लिए आपको अब बाकी के इफेक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सबको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास, जैसे अभी ये लेक्चर ख़त्म कर दे रहा हूँ मैं, क्यों, उसका कारण है क्योंकि अगर मैंने इसके आगे बढ़ाया तो आपके पास एक ही रास्ता रहेगा कि आप वीडियो रोक देंगे। अब इसमें क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप आज का जो एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने वैल्यू सब लिख रखा था, पीके वैल्यू,
वो भी उस पेज पे लिख दें जहाँ आपने प्लस आई माइनस आई लिखा है, प्लस आर माइनस आर लिखा है, वहाँ पर ही आप ये भी लिख दें। और लिखने के बाद तब आप कमर कस लें कि अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम एसिडिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।